हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा है, या हम कह सकते हैं जो स्पेशल एजुकेटर की परीक्षा है, उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे पांचों सब्जेक्ट आपके हैं, चाहे हिंदी, सीडीपी, मैथ, इंग्लिश, ईवीएस, इसका हम लोग डेली जो है मैथ मॉक टेस्ट कर रहे हैं। हम लोग कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मॉक टेस्ट हम करवा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को सिर्फ टिक करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि वो क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों सही हुआ और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। तो इस तरह से बेहतर एनालिसिस के साथ क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी हमने अभी तक मॉक टेस्ट कराए हैं उसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको देखना हो देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए। अगर आप देखेंगे तो आपके नंबर बहुत तेज़ी से गेन होंगे और आप अच्छे खासे नंबर यहाँ पे प्राप्त कर पाएंगे। अब हम चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। यहाँ क्या दिया है, गणित की प्रकृति किस तरह की हो सकती है। अब बताओ, गणित की प्रकृति जो बेढंगा है, नहीं है कठिन, ये भी नहीं, हाँ कठिन कुछ लोग के लिए हो सकता है बट कठिन थोड़ी होता है, वो अच्छी खासी प्रकृति मान जाती है। ठीक, सजावटी भी नहीं है। तो क्या ऑप्शन बचा, तार्किक। क्यों? क्योंकि गणित जो हमारा तार्किक है। ठीक है, समझ में आ गया क्यों ऑप्शन हमारा सही हुआ। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे हम, तो इसमें क्या दिया है, गणित का अध्ययन तार्किक और डैश विचार योग्यताएं विकसित करने का एक माध्यम है। अब आप खुद ही सोचिए, यहाँ पे जो ऑप्शन पहले उसको आप चूज करिए। तार्किक हो सकता है उसका अध्ययन करने का, तार्किक योग्यता बढ़ेगी। और दूसरी कौन सी योग्यता बढ़ेगी, प्रेरक की, बिल्कुल नहीं। ठीक, दूसरा क्या है, निगमनात्मक। ठीक, ये भी नहीं, क्योंकि एक नियम है तो नियम थोड़ी यहाँ पे सीखेंगे। कौन कौन सी योग्यता आपकी विकसित होगी, गुणात्मक भी नहीं होगा। तो बच्चे को मात्रात्मक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया जाता है। 1 2 3 4 या जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है, क्वांटिटी, एक मात्रा है। तो अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो किसका आप योग्यता को विकसित कर रहे हैं, पहला तो तार्किक, दूसरा मात्रात्मक। आई थिंक चीज़ें समझ में आएंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति संबंध किससे नहीं है। देखो, अगर आप गणित पढ़ रहे हो तो यहाँ पे देखा जाए किससे संबंध नहीं है, तो आपको यहाँ पे पहला क्या है, शुद्धता। गणित आप पढ़ेंगे तो एक्यूरेसी तो रहेगी ही। ठीक, दूसरा क्या है, विशिष्ट क्रम, बिल्कुल क्रम फॉलो होता है। जैसे सम हो तो 2 4 6 8 होता है, या नंबर कहें तो 1 2 3 4 ऐसे होता है, तो एक क्रम होता है। ठीक, तीसरे की बात करें, विस्तारित अभिव्यक्ति। बट यहाँ पे क्या है, किसकी नहीं हो सकती, विस्तारित अभिव्यक्ति। मतलब अव्यक्त का विस्तार इसमें होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। स्वरूप होता है, क्योंकि कुछ न कुछ वहाँ फार्मूला यूज किया जिसको हम स्वरूप बोलते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, विस्तारित अभिव्यक्ति। समझ में आया आपको विस्तारित अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है। यह एक व्यवस्थित, संगठित और सटीक शाखा है ना गणित। बट यहाँ पे उसका विस्तारित अध्ययन का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा अभिव्यक्ति के बारे में, मतलब आप अपने अभिव्यक्ति को विस्तारित कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं ना, उससे क्या आप शुद्धता के बारे में ध्यान देंगे, विशिष्ट क्रम के, स्वरूप के बारे में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा आपका। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्या दी, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम में गणित पढ़ाने का लक्ष्य, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखते हैं। ठीक, गणित पढ़ाने का जो लक्ष्य है, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। ठीक, तो उसका यहाँ पे क्या दिया कि गणित, महत्वपूर्ण गणित का अर्थ क्या है। ठीक, उसका मतलब क्या है महत्वपूर्ण गणित का। तो यहाँ पे क्या दिया है कि पहला ऑप्शन, चौथे ऑप्शन में बात की, गणितीय गेम्स और पजल को हल कर पाए। ठीक, ये हो सकता है, बट देखे होंगे जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी गेम्स वगैरह, पजल्स वगैरह हल कर लेते हैं। ठीक, तो महत्वपूर्ण गणित इससे कोई लेना नहीं, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, गणितीय प्रक्रियाओं और एल्गोरिथम को जानना। अब देखो, जैसे एल्गोरिथम जानना, प्रक्रिया जानना, ये महत्वपूर्ण गणित का नहीं है, क्योंकि आप बच्चों को एक पाठ एनसीएफ के थ्रू अगर चीज़ें पढ़ा रहे हो तो प्रक्रिया और एल्गोरिथम के बारे में बताओ कैसे क्या हुआ है, बस उनको उससे अवेयर करा पाओगे। ठीक, क्योंकि बच्चों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, मैथ लैब में ज्यामिति प्रयोग। अब देखो, लैब वगैरह में बच्चों को बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें ज्यामिति प्रयोग कराएंगे जाकर बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सीधा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा गया है सीखे गए गणितीय तकनीकों का उचित उपयोग। मतलब जो आप गणित पढ़े हैं उसको अपनी रियल लाइफ में यूज कर पाए, यही सबसे इसका महत्वपूर्ण कारण है गणित सीखने का। तो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा कौन सा, पहला, जो कि सही है। समझ में आ रहा होगा, आई थिंक चीज़ समझ में आ रही होंगी आप लोग को। अब चलते इस क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने की पाठ्यचर्या संबंधित अपेक्षाओं में मेल नहीं खाता है। ठीक, आपको समझना कि नहीं खाता है। तो सबसे यहाँ पे चौथे ऑप्शन की बात करें तो क्या दिया, भिन्न और साधारण भिन्न क्रम के रूप में पूर्णांक के भाग को दर्शानी है। तो सही है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो भिन्न और साधारण भिन्न का जो क्रम है पूर्णांक के भाग के रूप में दर्शाओगे। जैसे 1/2 4/6 ऐसे करोगे ना, तो ये हो गया, सही है। और नहीं की बात की है तो आपको नहीं ढूंढना। दूसरा क्या है, संख्या संचालन करने के मानक एल्गोरिदम के साथ साथ भाषा और प्रतीकात्मक अंक विकसित करना। ठीक, ये भी सही है, क्योंकि उसके अंदर जो भाषा, जो मैथ की भाषा उसको समझाओगे, जो प्रतीक उसके अंकन को वहाँ पे जानने में विकसित करवाओगे, उनका दिमाग जो है डेवलप कराओगे आप, ये भी सही है। दूसरा क्या है, दैनिक जीवन में तार्किक कामकाज और गणितीय सोच के बीच में संबंध स्थापित करना, ये बिल्कुल सही है। ठीक, जो आप पढ़ा रहे हो बच्चा उसका संबंध अपनी रियल लाइफ में कर पा रहा है कि नहीं, ये सही है। ठीक, तो हमारा पहला ऑप्शन ऐसे ही सही होगा, लेकिन सब पढ़ लेते, इसका मतलब क्या है, समूहीकृत डेटा के
प्रतिनिधि से विश्लेषण और अनुमान लगाना। अब देखो कुछ एक ग्रुप में कोई डेटा दे दिया जाए और उससे अब एक बच्चा अनुमान लगाए, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बात किया जाए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया गणित अपने आप में एक ऐसी भाषा है जिसमें प्रत्येक प्रतीक मतलब जो सिंबल होते हैं, शब्द और वाक्य रचना के नियम हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय भाषा का भाग नहीं है। अब देखो अगर आप मैथ पढ़े हैं तो इसका यूज आप गणित में करते होंगे, इसका भी यूज क्यों, क्योंकि स्टार और फैक्टोरियल का यूज, स्टार को मतलब मल्टीप्लाई के लिए किया जाता है, फैक्टोरियल हमारा एक अलग से समझो क्वेश्चन है, फैक्टोरियल जैसे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6, ठीक ये हो गया। इसका भी हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल भी इसमें करते हैं, बट इसका इस्तेमाल नहीं करते। और यही कहा गया कौन सा गणितीय भाषा का भाग नहीं है। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तीसरा, ठीक। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है कौन सा गणितीय विषय जो एक सुगठित भाषा के रूप में सबसे अच्छा देखा जाता है और उच्च प्राथमिक स्तर पर संक्षिप्त व्यंजक का एक साधन है। अब देखो उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो गई है तो यहाँ पे कौन सा अवसर नहीं होगा, पहले देखिए। संख्यांकन बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक। विभेदक समीकरण ये भी नहीं हो सकता, क्षेत्रमिति ये भी नहीं हो सकता। हमारा पहला कौन सा बचा, बीजगणित हो गया, ठीक। और बीजगणित जो है वो सुगठित भाषा के रूप में वहाँ को किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसके अलग से चीज़ें हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक। या इस तरह से जितनी फार्मूला वगैरह है तो इनकी एक अलग भाषा है, ठीक। तो वही यहाँ पे कहा कि एक सुगठित भाषा के रूप में सबसे अच्छा देखा जाता है और किस पे, उच्च प्राथमिक स्तर पे। तो कौन सा हो जाएगा, हमारा बीजगणित हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ऑप्शन देख ऐसे समझ जाएंगे बीजगणित हमारे प्राथमिक स्तर पे है नहीं, तो उच्च प्राथमिक स्तर की बात हुई तो हमेशा 100% हमारा क्या होगा, बीजगणित यहाँ पे होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा हमारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से क्या गणित के शिक्षण और अधिगम की समस्याएं है, मतलब इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गणित के शिक्षण और अधिगम में समस्याएं उत्पन्न करती हैं। अब देखो पहले की बात करें, देखिए सीखने की रणनीति में उन्नयन के विषय में प्रशिक्षण की अपर्याप्तता। अगर मतलब जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो आप सही से प्रशिक्षित नहीं हो तो आप उनको सही से पढ़ा पाओगे नहीं ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि समस्या है ये। अगर एक टीचर उसके पास सही प्रशिक्षण नहीं है, बच्चों को रणनीति के द्वारा नहीं पढ़ा पा रहा है तो एक समस्या ही है ना, ठीक। दूसरा क्या है, गणित के भय से संबंधित गणितीय दृष्टिकोण। अब एक बच्चा ये मान ले या एक टीचर ये मान ले कि हाँ गणित सबको पढ़ाना कठिन होता है, या कुछ लोग मानते हैं कि लड़कों को ज़्यादा आता है लड़कियों, इस तरह का जब भय आ जाएगा, इस तरह का आपके अंदर दृष्टिकोण रहेगा तो गणित के शिक्षण और अधिगम में 100% समस्या आएंगी, ठीक। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, गणितीय व्यग्रता, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो 3 ऑप्शन सही हो गए तो आपका कौन सा ऑप्शन है, आप सही हो जाओ, उपरोक्त सभी आपका सही, 3 के 3 ऑप्शन आपके सही, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए इतना इलेबरेट करने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी तो आप आसानी से कर लें, बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन मिले तो आपके अंदर थिंकिंग डेवलपमेंट, तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है या क्या सही हो सकता है। अब यहाँ पे देखें क्या दिया, गणित के शिक्षण और अधिगम में आने वाली समस्याओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। अब असत्य की बात हमको निगेटिव खोजना, पहला क्या है, यहाँ पे देखिए चौथे ऑप्शन की बात की जाए तो वास्तविक जीवन की समस्याओं को गणित से जोड़ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि आप गणित की जो समस्या है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ रहे, यही तो मेन कारण होता है पढ़ाने का। दूसरा क्या, सभी गणितीय सूत्रों को रटना, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रटने की बात एक निगेटिव थिंकिंग, और यहाँ पे पूछा था कौन सा असत्य है। बाकी और हम देख लेते हैं। समस्या समाधान दृष्टिकोण पर ध्यान देना, बिल्कुल आप बच्चों को पढ़ाए तो जो समस्या समाधान वाली चीज़ें हैं उसको बच्चों को आप कराओ, क्योंकि बच्चा अपने रियल लाइफ में समस्या समाधान आएगा तो उससे बाहर निकलेगा। तो गणित का मेन पर्पज यही होता था, ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो सही, बट यहाँ पे असत्य पूछा थी, गलत हो जाएगा उस हिसाब से। तीसरा पहला क्या है, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, ये भी सही है, ठीक। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी गणितीय सूत्रों को रटना, जो कि एक निगेटिव होता है ऐसे ही, तो ये गलत हो जाएगा और असत्य आपसे पूछा था। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या दिया है, विद्यार्थी को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित से कौन सा संतोषजनक नहीं है, ठीक। तो आपको एक निगेटिव यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा नहीं हो सकता है। तो पहले ऑप्शन की अगर हम यहाँ बात करें कि दिया गया चुनी गई समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए, ठीक, बिल्कुल सही, जो भी समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए। अब यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है तो आपको निगेटिव वाला एक ऐसा ढूंढना जिसमें निगेटिव चीज़ है, नहीं की बात कर रहा है तो ये तो सही है, जो भी समस्या वास्तविक होनी चाहिए। दूसरा क्या है, छोटी संख्याएं वाले सरल उदाहरणों को पहले देना चाहिए, भी सही है। जो सिंपल एग्जाम्पल वाले हैं उनको पहले देंगे, जिसमें छोटी संख्या हो, जैसे आप बच्चों को एडिंग से मतलब जोड़ना सिखवा रहे हैं, क्या करेंगे 2 + 2 पहले देंगे, फिर 24 × 26 देंगे, ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे ना, तो पहले छोटी संख्याओं के सरल उदाहरण को पहले देना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा क्या है, विद्यार्थियों को कलन के या एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं के चरण समझाने के लिए मूर्त सामग्री का सहायता लेना चाहिए। अब देखो कोई आप एल्गोरिथम उनको समझा रहे हो तो एक सामग्री लेके, जिसको TLM बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको बोलते हैं, उसको लेके बच्चों को समझाओ, उसको बहुत अच्छी समझ में आएगा, ठीक। ये भी हमारा सही है। चौथा क्या है, प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रश्न, देखो केवल आगे तो ऐसे निगेटिव वर्ड है,
ठीक, केवल निगेटिव में आता तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और आपसे पूछा था कौन संतोषजनक कारण, तो यही सही हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है, उसको पढ़ लीजिए। प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली का महत्व दिया जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप मैथ बच्चा पढ़ रहा है तो जो नहीं कि एक नियम पे लगाए, उसका प्रोसेस सही होना चाहिए, बाकी किसी भी नियम से वो लगा दे, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसमें पूछा था कौन सा संतोषजनक नहीं था, तो ये सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ, चौथा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ दिया, उपचारात्मक शिक्षण का सर्वाधिक सफलता निम्नलिखित में किस पे निर्भर करता है। देखो, उपचारात्मक शिक्षण को हम हर एक सेशन में बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उपचारात्मक शिक्षण। क्यों? क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण मतलब डायग्नोस्टिक्स एजुकेशन होता है, ठीक, जिसमें हम बच्चों को डायग्नोसिस करते हैं, मतलब देखते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी समस्या क्या है, उसके हिसाब से अपना शिक्षण देते हैं, मतलब उसके हिसाब से हम उनको पढ़ाते हैं। तो यही मेन कारण है, ठीक। तो इसमें देखिए क्या हो सकता है, समय व अवधि पर, ऐसा कुछ नहीं। उपचारात्मक शिक्षण ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा कि समस्या के कारणों की सही पहचान कर, यही सही है। मतलब बच्चे के अंदर क्या समस्या आ रही है, उस कारण को पता करके उसके हिसाब से उनको शिक्षा दी जाए, यही तो उपचारात्मक, इसमें नाम में ही उपचार है। मैं बार बार वही एग्जांपल देता हूँ। एक डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो कहते हैं कि डॉक्टर क्या करता है, उपचार करता है। क्या करता है, वो पहले आपको देखता है कि प्रॉब्लम क्या, उसके हिसाब से दवा देता है। तो ये चीज़ शिक्षा में हमारे लागू होता है। आप बच्चों को देखिए, उनको सच में प्रॉब्लम क्या है, उनकी समस्या कारण का सही पहचान करिए। जब पहचान कर लेंगे ना, आप उनको आसानी समझा सकते हैं कि हाँ किस तरह से चीज़ों को समझाना है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, देख लेते उसको भी, भाषाई नियमों के ज्ञान पर, ऐसा कुछ नहीं। उपचारात्मक से भाषा नियम कोई मतलब नहीं। चौथा क्या, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, ये भी कोई फालतू आंसर है, ठीक। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा, समस्या के कारणों का सही पहचान कर। उपचारात्मक का मतलब ये है कि उपचार करिए, ठीक। इसमें दिया है कि मुख्य उपचारात्मक शिक्षण रणनीति कौन सी है। अब उपचारात्मक मतलब ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल का मतलब देखिए, ट्यूटोरियल मतलब एक तरह से समझिए ट्यूशन, बट यहाँ पे ट्यूशन स्कूल में ही देना है आपको। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आप देखें, 10 बच्चे आपकी क्लास में हैं, 9 बच्चे के आप अलग अलग तरीके से आप पढ़ा लें, बट एक बच्चा ऐसे जिसको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, तो उसके लिए आप अलग से ट्यूटोरियल करेंगे, ठीक, उनको अलग से पढ़ाएंगे उसी स्कूल के दौरान ही आप, ठीक। ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ को नहीं पढ़ाना है, बट सबको पढ़ाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा टाइम उनको अलग से देना है ताकि बच्चा अच्छे से सीख पाए। तो ये ट्यूटोरियल हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, पर्यवेक्षित। पर्यवेक्षित का मतलब क्या है, अगर आप बच्चा मतलब क्लासेस आपकी चल रही है और आप जाके वहाँ पे चेक करो कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ें आप समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो क्या होगा, उसके हिसाब से आप बच्चों को अच्छे से समझा पाओगे कि हाँ प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन आप बता पाओगे। तो ये पर्यवेक्षण भी हमारा सही हो जाएगा, पर्यवेक्षित भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दोनों, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ क्या दिया, वास्तविक जीवन के साथ गणित के संबंध बनाने और अंतर अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन रणनीति का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक। तो इसमें आकलन करना तो कौन सा सबसे बेस्ट होगा आपको ये बताना है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन की बात की जाए यहाँ पे, तो पहला क्या है, क्षेत्र की यात्रा है, ठीक है, बिल्कुल सही हो सकता है। मौखिक परीक्षा, देखो अगर आपको मतलब अनुशासन यहाँ पे बढ़ाना है, ठीक, तो मौखिक ड्रिल से कोई मतलब नहीं, हमारे ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक, इसके हिसाब से, क्योंकि मौखिक का यहाँ पे रोल नहीं होता है। दूसरा क्या, सर्वेक्षण बिल्कुल हो सकता है, बट परियोजना नहीं होगी ना जांच सूची होगा, तो हमारा कौन सा, ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, क्षेत्र की यात्रा, ठीक है। मौखिक परीक्षा ये बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत हो गया, जांच सूची भी गलत हो गया, ठीक। परियोजना यहाँ पे हो सकता है, दूसरे ऑप्शन हम जो बताए थे। देखिए इसमें मौखिक परीक्षा और ड्रिल नहीं हो सकता, इस हिसाब से ये गलत हो गया। इसमें सर्वेक्षण हो सकता है और परियोजना हो सकता है, बट जांच सूची नहीं हो सकता है, तो इसके हिसाब से ये भी गलत हो गया। तीसरे में बात करें तो क्षेत्र की यात्रा हो सकता है, जांच सूची हो सकता है, बट मौखिक परीक्षण नहीं, तो ये भी गलत हो गया। हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, क्षेत्र की यात्रा, सर्वेक्षण, परीक्षा। तो आप जानते रहे कि जब भी ऐसी आकलन की रणनीति आएगी तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन मानेंगे, क्षेत्र की यात्रा, सर्वेक्षण कराना और परियोजना कराना हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या दिया, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आसानी से आप समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिया है ये, एक कक्षा में परीक्षा में दिए गए 200 का 23%, मतलब 200 का 23% ज्ञात करना है, और 2 छात्र उत्तर दे रहे हैं। पहला छात्र जो यहाँ पे है वो क्या उत्तर दिया, 200 का 30% इक्वल टू 100 + 100 का 23%, ठीक। 23 + 23 या 20 + 20 + 3 + 3 = 46, ठीक, बिल्कुल सही है। बट इसको थोड़ा सा ये एलेबरेट करके किया, एक छोटा बच्चा होगा जो इसको बेसिक नियम पता है, इस हिसाब से ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे छात्र की बात करिए, क्या किया, 200 का 23% निकाला, 200 का 23/100, ये भी सही है, तो दोनों छात्र का सही है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, दिया है कि क्योंकि छात्र बी ने सही कलन विधि अपनाई है, अध्यापिका ने छात्र बी को पूरे अंक दिए और ए को 0 कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा था कि छात्र का नियम सही होना चाहिए, बाकी वो किसी भी नियम से लगाए। अगर सिर्फ एक नियम को फॉलो करेगा तो ऐसा नहीं है,
अगर छात्र ने उस क्वेश्चन को किया है ये भी तो सही है ना, चाहे जैसे किया है, बट उसका तरीका सही होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो दो के दोनों सही है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा देख लीजिए। इसमें क्या दिया है, अध्यापिका दोनों को पूरा अंक देगी, बिल्कुल देगी। क्यों, क्योंकि उनके स्वयं की कलन से प्रश्न करने का प्रयास किया है। अब इस बच्चे को इस तरीके से पता था, उस तरीके से किया, इस बच्चे को इस तरह से पता था, इस तरीके से किया, बट दोनों का तरीका सही है और आंसर भी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक चीज़ आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे 15 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या कुछ आप हमसे चाहते हैं एक्स्ट्रा कि आप ये लाइए, तो उसको हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और जितनी भी अभी तक वीडियो बनाए हैं उसको प्लेलिस्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूँगा, उसको देखिए, बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए है। और हमारी वीडियो आपको सच में बहुत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।